हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जन में। जिसका आप लोग को इंतजार था वो मिल गया, क्योंकि आप लोग ढूंढ रहे थे कि आई दृष्टि करंट अफेयर्स। क्योंकि एक तो हम कराते ही है एडुटेरिया करंट अफेयर्स। अब समझ लो इस चैनल पे दो करंट अफेयर्स आएगा, एक एडुटेरिया और एक आई दृष्टि। आई दृष्टि सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपी पीसीएस के लिए तो ये वरदान साबित होता है। ठीक है ना। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर होते हैं इससे। नेशनल करंट अफेयर्स हमने शुरू किया है। एक वीडियो ऑलरेडी एक छोटा सा था जिसमें हमने कहाँ तक डिस्कस कर दिया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 वाले रिपोर्ट से। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साहब के से आगे का। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ कोर्स चल रहे हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी नॉमिनल प्राइस है उस कोर्स का। लेकिन उसमें भी होली वीक में, जो हम लोग का बहुत ही प्यारा त्यौहार आता है, होली वीक में 3 से 10 मार्च तक आपको हर कोर्स में 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 69th बीपीएससी का कोर्स है, 69th बीपीएससी का, इसमें आपको सब कुछ मिल जा रहा है। ठीक है। और उसके अलावा एक घटना चक्र पूर्वावलोकन का कोर्स है, घटना चक्र पूर्वावलोकन का, और एक पीडीएफ का कोर्स है। इसके अलावा एनसीईआरटी का कोर्स है। सबके प्राइस में आपको 50% ऑफ मिलेगा, सिवाय बीपीएससी वाले कोर्स में। उसमें आपको 25% ऑफ मिलेगा, क्योंकि उसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कम है। इस पे 25% ऑफ, बाकी पे आपको 50% ऑफ मिलेगा। इसमें हम क्या करने वाले हैं, पूर्वावलोकन वाले में हम क्या करते हैं, पहले हम सिंपल एक एक वीडियो बनाते थे। टॉपिक एक एक चैप्टर है, उस पर वीडियो बना रहे, पूरा चैप्टर कवर करें, एमसीक्यू इसका डिस्कस करें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, आपको पसंद भी आ रहा है। लेकिन इसमें हम एक और स्टेप, आपका एंगेजमेंट हम इसमें चाहते हैं। एंगेजमेंट कैसे है कि ये वाला तो पार्ट चलता ही रहेगा, इसमें एक और ऐड कर देंगे कि टेलीग्राम में जो वीडियो आने वाला है, मान लो ये वीडियो आने वाला है, एक वीडियो जिसमें 50 क्वेश्चन है या 20-30 जो भी क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर चैप्टर है, मान लो प्रेसिडेंट साहब वाला चैप्टर है, तो इससे पहले आपको क्विज के रूप में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपने सॉल्व किया, मान लो ये ऑप्शन आपने लगाया, और यहाँ पे आप फिर आपको पता चल जाएगा भी यार मेरा 50% सही हुआ और 50% गलत हुआ। कौन सा गलत हुआ उस पर आप फोकस करोगे यहाँ पे वीडियो में। और एक और पीडीएफ का कोर्स है, जिसमें आपको पूरा पीडीएफ, दो टाइप का पीडीएफ है। एक पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मतलब पूरा रेफरेंस बुक का पीडीएफ, बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, और एक ये वन लाइनर पीडीएफ मान सकते हो। वन लाइनर में हम क्राउन और घटना चक्र के पूर्वावलोकन के फैक्ट ऐड करेंगे। तो ये टोटल प्राइस है इसका, और इसका कंसेप्ट बिल्डिंग, इन सब पे 50% ऑफ मिलेगा। जो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे सिर्फ आपको 25% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला करंट अफेयर्स है अबाउट लाचित बारफुकन। ये अहोम किंगडम के जनरल थे, याद रखना इनको। कई बार कई लड़ाई के लिए इनको बहुत सराहा गया है, कई लड़ाई के लिए। ये मुगल आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, ये बात याद रखिएगा। इसलिए क्योंकि इनके 400वीं बर्थ एनिवर्सरी हुआ है, इसलिए सेलिब्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। किस किंगडम से रिलेटेड थे, अहोम किंगडम से रिलेटेड थे, याद रखिएगा। दो लड़ाई इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, एक है अलाबोई और सेकेंड लड़ाई है सराय घाट। सराय घाट में तो मुगल आर्मी को बिल्कुल ही पछाड़ दिया था। मतलब मुगल आर्मी जो अटेम्प्ट किया था कि हम अपना अहोम किंगडम को अपना मतलब कब्जा कर लेंगे, राम सिंह के कमांडिंग में इन्होंने इसको खदेड़ दिया। उसके अलावा एक और लड़ाई हुई अलाबोई लड़ाई, ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट में हुआ, अलाबोई हिल्स के पास, इसलिए हिल्स के नाम से लड़ाई का नाम है। ददारा एक जगह है वहाँ पे। अहोम किंगडम कहाँ है, ब्रह्मपुत्रा जो वैली है ना, वहाँ पे आसाम में 1228 में इस्टाब्लिश हुआ। और किसके द्वारा फाउंडेशन रखा गया था, चाओलंग शुकापा, चाओलंग सुखपा बोलते हैं, चाओलंग शुकपा। और उसके अलावा ये याद रखना, अहोम स्टेट किस पे डिपेंड था। ऐसा होता था ना कि एक गांव था, हर गांव से कुछ ना कुछ फोर्स लेबर को भेजना होता था गवर्नमेंट के लिए, याद रखना, उसको पैक्स बोलते थे, PAIKS। नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट 5G सर्विस लॉन्च इन इंडिया। और कहाँ पे फाइनली लॉन्च किया, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6वें एडिशन कहाँ पे हुआ, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, याद रखना। बोथ जियो एंड एयरटेल आर डिप्लॉइंग द 5G नेटवर्क अराउंड सिटीज इन अ फेज मैनर, ये याद रखना। स्पीड इसका देखना काफ़ी ज़्यादा, 1 लाख kbps है।
5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, 5G है ना, ये लेटेस्ट है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का लेटेस्ट अपग्रेडेशन है और लेटेंसी इसकी कम होगी। यानी जितना ज़्यादा जनरेशन होगा ना, लेटेंसी कम होती जाएंगी जब आप कोई इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, भेजते हो या रिसीव करते हो। जो अभी 4G में जो लेटेंसी थी ना 50 मिली सेकेंड की थी, वो घट के 10 मिली सेकेंड हो जाएगी। और ये 3 बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे काम करता है, 3 बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे, इसलिए इसके कुछ प्रोज है कुछ कॉन्स है। एडवांटेज क्या है? हाई रेजोल्यूशन एंड बाई डायरेक्शनल लार्ज बैंड विथ शेपिंग। उसके अलावा टेक्नोलॉजी टू गैदर ऑल नेटवर्क इन वन प्लेटफॉर्म, ज़्यादा इफेक्टिव एफिशिएंट है, नॉर्मल बात है। और व्हेन डिड इंडिया स्टार्ट इट्स 5G प्रोजेक्ट, कब स्टार्ट किया? और इन्होंने सबसे पहले एक इन्होंने फोरम बनाया था 2017 में, किन की अध्यक्षता में? प्रोफेसर एजे पॉल राज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एजे पॉल राज की अध्यक्षता में फोरम की स्थापना की थी। ऑल इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में हमने डिस्कस किया अभी, ऑल इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में। इसका मीटिंग अभी न्यू दिल्ली में हुआ। थीम क्या था इस बार का? न्यू डिजिटल यूनिवर्स, न्यू डिजिटल यूनिवर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, याद रखना। और इस पे सभी स्टेक होल्डर आते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट बॉडी, सब कुछ आते हैं। और एक्ट एज ए लार्जेस्ट TMT फोरम है पूरे एशिया का। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? इंडिया के गवर्नमेंट का टेलीकॉम डिपार्टमेंट और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इंडिया का पहला विलेज बना है जो 24/7 किस इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेगा? सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेगा। ये जम्मू एंड कश्मीर का विलेज है, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, गुजरात का विलेज है मोढेरा, मोधेरा बोलते हैं। ठीक है, और इवन यहाँ पे एक टेम्पल भी है, और टेम्पल भी 24/7 सोलर एनर्जी पे चलने वाला है। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन डाला है मोदी जी ने, याद रखना। उसके फर्स्ट विलेज टू बिकम नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर है। यहाँ पे लोग 60 से 100% पर इलेक्ट्रिक में बिजली में बचत करेंगे। यहाँ पे एक टेम्पल है, मोधेरा टेम्पल, ये सन टेम्पल है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर किस भगवान से रिलेटेड है, तो सन टेम्पल है। किसके द्वारा बनाए गए? किंग भीम के द्वारा बनाए गए, जो किस डायनेस्टी के थे? चालुक्य डायनेस्टी के थे। और किस भगवान के लिए? सन गॉड के लिए, सन गॉड। कौन से रिवर के किनारे? रिवर पुष्पावती, रिवर पुष्पावती। उसके अलावा जो मोधेरा सन टेम्पल है ना, वो किस लिस्ट में शामिल हो गया है? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और 2 और सन टेम्पल है इंपॉर्टेंट, एक उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल, एक कश्मीर का मारतंड सन टेम्पल। याद रखो, कोणार्क सन टेम्पल और कश्मीर का मारतंड सन टेम्पल। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है अबाउट स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया की रैंकिंग हो गई है 3rd। इंडिया रैंक आया 3rd ग्लोबल में। किस हिसाब से भाई, किस हिसाब से? इंडिया में 3रे नंबर पे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, 108 यूनिकॉर्न है। और 2022 में ही सिर्फ 22 हुआ है, और 44 कितना हुआ? 2021 में हुआ। और ये उत्सव है DST स्टार्टअप उत्सव, ये हुआ कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया, याद रखना। इनागोरेट वही यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट गए थे। यूनिकॉर्न का मतलब है कोई प्राइवेट कैपिटल इंडस्ट्री जो $1 बिलियन से ऊपर की वैल्यू रखती है। ठीक है, और 108 इंडिया में हो गया है। इंडिया इसीलिए रैंक 3rd आता है। इंडिया रैंक 2nd है इन इनोवेशन क्वालिटी, याद रखना, इनोवेशन क्वालिटी। और इनोवेशन क्वालिटी विथ टॉप पोजीशन इन द क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज अमंग मिडिल इनकम इकोनॉमीज। इसमें हाइयर डेवलप्ड वाले को नहीं लाया गया। अब बस एक याद रखना, स्टार्टअप वाले में। उसके अलावा NCRB की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये रिपोर्ट निकाला 2022 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसमें रिपोर्ट जो निकाला ना, किस पे निकाला है? वुमेन सुसाइड और उसका क्राइम रेट पे निकाला है। सुसाइड इंक्रीज हो गया है 7.7% से 2020 से 21 में, याद रखना।
और आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा कौन से प्रोफेशन में सुसाइड होता है, डेली वेज अर्नर जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सुसाइड होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये याद नहीं रखना है, ये फार्मिंग सेक्टर वाले भी 6.6, ये वर्ड सब है ना, ये सब ये आप आराम से मेंस वगैरह में भी लिख सकते हैं। महाराष्ट्र सुसाइड में टॉप किया है, सेकंड स्थान पे तमिलनाडु है, थर्ड स्थान पे एमपी। अगर यूटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा है दिल्ली, महाराष्ट्र स्टेट में, यूटी में, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली। अगर सुसाइड का प्रॉब्लम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है ना। और उसके अलावा फोर, इसमें मैरिज नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम है लेकिन मैरिज वाले को अलग से रखा गया, मैरिज है 4.8%, इलनेस कितना है 18.6%। उसके बाद क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, इंक्रीज हुआ है। रेप है 7.4%, किडनैपिंग है 17.6%। और देखो कितनी क्रुएलिटी है हस्बैंड के द्वारा, जब फैमिली और रिलेटिव के द्वारा क्रुएलिटी है 13.8%। मतलब जो टोटल क्राइम वुमेन का होता है उसमें से हर 100 क्राइम में से 31 क्राइम तो हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के द्वारा किया जाता है। हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सबसे ज़्यादा कहाँ, रेट की बात करें सबसे ज़्यादा आसाम में, और एक्चुअल नंबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी में। रेट की बात करें तो आसाम में, लेकिन एक्चुअल नंबर की बात करें तो वेस्ट यूपी, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल। अगर नागालैंड की बात करें इसमें सबसे कम क्राइम होता है, याद रखना सबसे कम। और यूटी में, दिल्ली में सुसाइड भी देख लिया सबसे ज़्यादा, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा अगर सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जयपुर, फिर दिल्ली, फिर इंदौर, फिर लखनऊ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इस बॉडी का, एनसीआरबी का, होम अफेयर्स के अंदर आती है। ये किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था, नेशनल पुलिस कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक टास्क फोर्स था, उसके रिकमेंडेशन पे किया गया। उसके बाद क्या है, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है कि कहाँ पे लोग ज़्यादा घूमने जाते हैं, इंडिया में फॉरेनर कहाँ पे ज़्यादा घूमने जाते हैं, इंडियन सबसे ज़्यादा कहाँ पे घूमने जाते हैं, किस स्टेट में, कौन से टेम्पल में, ये डेटा सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिलीज कहाँ पे किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया, ये बात याद है। कौन पब्लिश करती है, हमारी अपनी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देखो एक और रैंक आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या रिपोर्ट है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, 2021 में इंडिया की रैंक थी 54वीं, ठीक है ना। उसके बाद ये नंबर याद नहीं करना है, ये नंबर याद नहीं करना है कि फॉरेन टूरिस्ट अराइवल डिक्रीज हुआ है 2020 से, ठीक है ना, कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन के कारण। अब देखो, और यहाँ पे एनआरआई और इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल में इंक्रीमेंट हुआ है, पॉजिटिव ग्रोथ देखा गया है फिर से। अब यहाँ पे मेन याद करो कि 5 देश जहाँ से लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, वो सबसे पहले यूएसए, फिर बांग्लादेश, फिर यूके, फिर कनाडा, फिर नेपाल, ठीक है ना। और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कितनी होती है, लगभग $9 बिलियन होती है, $9 बिलियन। अगर बात करें देखो, दो फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, अब महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में, ठीक है ना। फॉरेन टूरिस्ट की बात करते हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में। अगर आपको डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, सेकेंड नंबर पे यूपी में, याद रखना। अगर अपने देश के लोग सबसे ज़्यादा पता है कहाँ घूमने जाते हैं, अपने देश के लोग सबसे ज़्यादा घूमने जाते हैं ताजमहल, ठीक है ना, उसके बाद रेड फोर्ट, उसके बाद कुतुब मीनार। लेकिन अगर फॉरेन टूरिस्ट आती है तो सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, ममलापुरम, जो कि तमिलनाडु का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखना। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है ताजमहल, ठीक है ना। यानी अपने देश के लोग कहाँ घूमने जाएंगे, ताजमहल, फिर रेड फोर्ट, फिर कुतुब मीनार। बाहरी लोग कहाँ जाएंगे, पहले ममलापुरम जाएंगे तमिलनाडु के, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और सेकेंड नंबर पे ताजमहल, ठीक है। और टोटल वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट की बात करें तो उसमें से सिर्फ 1.64% इंडियन होते हैं, और यूएई सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है भारतीय का बाहर जाने का, ठीक है। उसके बाद यूपी के कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो फॉर्मेशन करेंगे उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, इको टूरिज्म डेवलपमेंट, बस ये याद रखना है। क्यों, ताकि पोटेंशियल जो यूपी का है ना इको टूरिज्म का, उसको
पोटेंशियल को हार्नेस किया जा सके। टूरिज्म डिपार्टमेंट यूपी ने किया है, हेडक्वार्टर लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे। स्ट्रक्चर कैसा है याद नहीं, क्योंकि ये बॉडी प्रोपोज बॉडी है, किसी स्टेट के प्रोपोज बॉडी के बारे में इतना डीप नहीं पूछता है, ठीक है ना। चेयरमैन इसके ऑब्वियसली चेयरमैन तो चीफ मिनिस्टर ही होंगे, 10 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होंगे, चीफ सेक्रेटरी भी होंगे। चलिए नेक्स्ट स्कीम हम डिस्कस करते हैं, इंस्पायर स्कीम। नेक्स्ट है इंस्पायर स्कीम। इंस्पायर स्कीम की बात कर रहे थे ना, ये स्कीम है, इसी स्कीम के अंदर एक अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड का नाम है मानक, या हम बोल सकते हैं मानक। मानक का फुल फॉर्म है मिलियन माइंड्स अगुमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। इंस्पायर का फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस, ठीक है, साइंस में इनोवेशन लाओ, परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च। तो अब क्या काम है इसका, बच्चों में ढूंढना कि कौन से बच्चे ऐसे हैं कि जिनमें ऐसी भावना है कि आप रिसर्च कर सकते हो। तो ऐसे बच्चों में कंपटीशन कराया जाता है, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे कंपटीशन कराया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए, और जिसका अच्छा होता है उसको अच्छा अवार्ड दिया जाता है, बस ये ध्यान रखना है। इसमें क्या किया जाता है, यूथ से बात किया जाता है, उनको साइंस के बारे में क्रिएटिव आइडिया दिया जाता है, और टैलेंट को अट्रैक्ट करना, ठीक है ना। 2008 में जो 11th 5 ईयर प्लान आया था ना, उस समय अप्रूव किया गया था, याद रखिएगा। एक है पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम, ठीक है ना। और अप्रूव 2000, ये अभी नया नया स्कीम है, यूनियन कैबिनेट नरेंद्र मोदी जी ने इसको हेड किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, टेस्ट बेड बनाना फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, टेस्ट बेड बनाना, ठीक है ना। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। टोटल 14,500 स्कूल को पीएम श्री स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा, और इसके एकेडमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकली सब कुछ ऐसे बनाया जाएगा जैसे हमें ज़रूरत है, जैसा हम चाहते हैं। कहाँ पे बने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग बने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, और इससे पहले 1986 में आया था। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। द्रौपदी मुर्मू जी जो संथाल कम्युनिटी से आती है, इससे पहले उड़ीसा की गवर्नर रह चुकी है, और ये सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, ये सब याद रखिएगा। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, और क्यों कब खत्म करें टीबी, 2025 में। 2 कंपोनेंट है इसके, एक है निष्क्रिय मित्रा डोनर इनिशिएटिव, इसको हम एडॉप्ट ए टीबी पेशेंट करते हैं, और इसके निष्क्रिय मित्रा ये एडिशनल सपोर्ट देंगे ट्रीटमेंट में टीबी पेशेंट को, याद रखना। उसके बाद निष्क्रिय पोर्टल है, पोर्टल क्या है, और इसी पोर्टल के थ्रू निक्षय मित्रा एडॉप्ट कर सकते हैं टीबी पेशेंट को, याद रखें। और इसको कौन यूज करता है, इंडिविजुअल एनजीओ या अदर्स, कोई और भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन हम टीबी को कब खत्म कर रहे हैं, 2025 में। मलेरिया को कब खत्म कर रहे हैं, 2030 में। ऐसे हमको याद रखना है, ठीक है ना। बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, कौन निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे निकालती है। इंडिया के टोटल रोड नेटवर्क की बात करो तो ये 63 लाख से ऊपर है, सेकेंड लार्जेस्ट है, ये नहीं याद रखना, सेकेंड लार्जेस्ट है, याद रखना। उसके बाद ये सोच सकते हो, रोड नेटवर्क की बात करें तो नेशनल हाईवे सिर्फ 2% है, स्टेट हाईवे फिर 30%, रूरल सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर बात करें टोटल रोड लेंथ की तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। टोटल रोड लेंथ की बात करें, इसमें नेशनल हाईवे को ऐसा कुछ नहीं लिया गया है। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र, फिर आता है यूपी, फिर आता है राजस्थान, याद रख सकते हो। कुछ 5 स्टेट है जहाँ पे 42.2% है नेशनल हाईवे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर राजस्थान। स्टेट हाईवे की बात करें, ये छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी महाराष्ट्र टॉप करता है, और सेकेंड स्थान पे कर्नाटका करता है। महाराष्ट्र यहाँ टॉप, और ऊपर तो टॉप ही है ओवरऑल में, और महाराष्ट्र इवन डिस्ट्रिक्ट रोड में भी टॉप किया। सेकेंड स्थान पे यूपी, फिर मध्य, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु।
इलेक्शन की बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, द्रौपदी मुर्मू जीती। आर्टिकल 62 में है कि 5 साल जब तक पूरे हो, जब पिछले जो हो अभी तक जो प्रेसिडेंट है उनके टर्म पूरा हो रहे हैं उससे पहले ही आपको इलेक्शन करवा लेने हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी, एनडीए की कैंडिडेट थी। यशवंत सिन्हा यूपीए के कैंडिडेट रनर अप रहते। शेड्यूल कब हुआ था? 15 जून से 22 जुलाई के बीच, ठीक है ना। मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड एमपी, याद रखना है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए, मतलब मेंबर बोल सकते हो। उसके बाद कौन कौन से यूटी के पार्टिसिपेट करते हैं? 3 यूटी के, लेकिन इस बार 2 ही यूटी के पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि जेएनके की कोई अभी असेंबली बनी नहीं है, इसलिए जेएनके पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, क्या सभी कैंडिडेट का रहना जरूरी है तभी इलेक्शन होगा? तो ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा जेएनके अभी थी नहीं, जेएनके अभी था नहीं, फिर भी इलेक्शन तो हुआ भाई। उसके अलावा आर्टिकल 53 ऑफ 3 में, और जेएनके के अलावा और कौन है? पुडुचेरी और है दिल्ली। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, कैंडिडेट को 50% ऑफ टोटल प्लस 1 वोट देना चाहिए। उसके अलावा 16वां वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी बने, 14वें वाइस प्रेसिडेंट बने, वेंकैया नायडू जी का उन्होंने जगह लिया। आर्टिकल 66 में लिखा है कि प्रेसिडेंट को कौन कौन लोग वोट देंगे? लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर, जैसे प्रेसिडेंट में हम जहाँ देख रहे थे ना सिर्फ इलेक्टेड मेंबर की बात करते हुए, यहाँ नहीं है। और वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम इन वाराणसी। अखिल भारतीय, ये समिट को इनाग्रेट किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एसोसिएशन विद यूजीसी और बीएचयू, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ? रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में है। क्या नाम है? अखिल भारतीय शिक्षा समागम, वाराणसी में है, ठीक है ना। 7 से 9 जुलाई को हुआ। ऑफिशियल नेम है, देख लिया आप लोगों को। और ये मेन डिस्कस कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में बिल्ड किया गया है इंडिया जापान कोऑपरेशन की मदद से। और उसके बाद तमिल समागम एक हुआ, ये भी वहीं पे हुआ, वाराणसी में है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और अफोल्ड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्पिरिट को अफोल्ड करें, वाराणसी में हुआ, उत्तर प्रदेश, याद रख सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ, 5 लेजिस्लेटिव असेंबली का, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, इन सब जगह, मणिपुर। और रिजल्ट अनाउंस कब किया गया? सबसे पहले ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया गया 8 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, 80 इसमें एमपी है, एमएलए कितने हैं? 403। और एससी के लिए कितना सीट रिजर्व होता है? 84। एसटी के लिए कितना? सिर्फ 2, ठीक है ना। 47 वुमेन कैंडिडेट वर सक्सेसफुल, और 29 वुमेन तो आई है सिर्फ बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी 273 सीट जीती, याद रखिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी इनको मिला। उसके अलावा टोटल टर्न अराउंड देख सकते हो। और अमरोहा, अमरोहा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज वुमेन का हाईएस्ट था एज कम्पेयर टू मेन। उत्तर प्रदेश का यहाँ पे देख सकते हो, अपना दल को मिला, सोनेलाल को 12, इस पार्टी को, बीएसपी को 1, भारतीय जनता पार्टी 255, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2, ठीक है ना, पार्टी वाइज रिजल्ट है। उसके बाद न्यू कैबिनेट बन रहा है यूपी में, तो आप देख सकते हो योगी आदित्यनाथ जी बने हैं चीफ मिनिस्टर। उसके बाद है हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ये डिप्टी सीएम, ठीक है ना। उसके अलावा और देख सकते हो सूर्य प्रताप शाही एग्रीकल्चर, सुरेश कुमार खन्ना फाइनेंस, स्वतंत्र देव सिंह वाटर रिसोर्स, बेबी रानी मौर्य वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, जयवीर सिंह टूरिज्म एंड कल्चर, नंद गोपाल गुप्ता इंडस्ट्रियल, और अनिल राजभर लेबर मिनिस्ट्री। ये क्योंकि देखो ये यूपी में मैगजीन छपता है तो यूपी पे स्पेसिफिक इनका वो होता है। 117 सीट है पंजाब में, आम आदमी पार्टी ने 92 सीट जीता, याद रख सकते हो।
आपका जो विक्ट्री है ना लार्जेस्ट है अभी तक जब से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जब से पंजाब अलग हुई है। भगवंत मान बने हैं चीफ मिनिस्टर। और ओल्डेस्ट पर्सन जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए वो प्रकाश सिंह बादल 94 साल के हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे 5th असेंबली हुआ अभी, ठीक है ना। और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीती है, यही मेजोरिटी बनी है, पुष्कर सिंह धामी। और उसके अलावा गोवा में भी बीजेपी ने जीता है, ज़्यादा याद रखें। गोवा में 40 कंस्टिट्यूएंसीज है, याद रखें, और इसमें से 1 रिजर्व है। अग्निपथ आपको पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं अग्निपथ स्कीम, तीनों सर्विसेज के लिए। अग्निवीर बोलते हैं जिनको रिक्रूट किया जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। और रिक्रूटमेंट है और 4 सालों के लिए। और इसमें अग्निपथ की स्कीम के अंदर 45 से 50,000 सोल्जर को एनुअली रिक्रूट करना है, याद रखना, 4 साल के लिए। सेवा निधि पैकेज भी इनको दिया जाएगा, याद रखना, मतलब इनको पे भी किया जाएगा। आफ्टर डिस्चार्ज ऑल ऑफ देम विल बी एबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट कमीशन, ठीक है ना। मतलब कि जब 4 साल पूरा हो जाएगा ना तो अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट कमीशन के लिए, उसमें से 25% को परमानेंट कमीशन मिल सकता है एलिजिबल। और एलिजिबल फॉर एनी पर्सन ग्रेचुटी और अदर फैसिलिटी, ये सब नहीं मिलेगी। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, 17 से 23 साल तक उम्र होना चाहिए, ठीक है ना। और जो सारे अपर एज लिमिट है ना 23 साल तक सिर्फ एक बार के लिए किया है, 2022-23 के लिए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है फूड, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन निकालते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा पब्लिश किया गया इसके द्वारा, और पहला बार रिपोर्ट क्या आया था 2018-19 में। यहाँ पे देखो सबसे अच्छा स्टेट कौन है, टॉप रैंक तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। और छोटे स्टेट की बात करें तो गोवा टॉप किया, फिर मणिपुर, सिक्किम। यूटी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर टॉप किया, याद रखिएगा। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ, फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। तो उत्तराखंड लार्जर में, त्रिपुरा छोटे में, लद्दाख यूटी में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोलते हैं कि ये एक किस टाइप का बॉडी है, एक एक्ट के द्वारा बनाया गया, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, उसी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, स्टेट एनर्जी, देखो इसमें क्या, ये तो एक तो नीति आयोग निकालती है, देखती है कि कौन सा स्टेट एनर्जी पे अच्छे से काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जी पे, और क्लाइमेट पे फोकस करता है। तो ये रिपोर्ट नीति आयोग निकालती है, और पब्लिश किया है द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स का राउंड 1, ठीक है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है और 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, हम सबको पता है। उसके बाद कैटेगराइजेशन स्टेट का है कि अगर 46 से ज़्यादा स्कोर है तो फ्रंट रनर है, 36 और 46 के बीच है तो अचीवर है, और 36 से नीचे तो एस्पायरेंट है। टॉप परफॉर्मर की बात करें तो गुजरात, केरला और पंजाब है। बॉटम तो नहीं याद रखना, झारखंड सबसे नीचे है। स्मॉलर में गोवा, और नीचे मेघालय। यूटी में चंडीगढ़ टॉप है। एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे बना है, बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में बना है, याद रखना, पीपीपी मॉडल से चलाया जा रहा है, ठीक है ना। सीएनजी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, ये गैसोलाइन का अल्टरनेटिव है, ठीक है। इतना ही रहने देते, नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और इस पे जिसको मैसेज करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और मैंने बता दिया, ये सिर्फ पीटी का फीस था, मेंस का फीस है 1500, ठीक है ना। दोनों पे 25% मिलेगा, और क्योंकि दोनों का हम सम एक साथ लेने पे 2100 है ना, इस पे भी 25% आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।